और चलिए अब रुक करेंगे 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का। खबर सबसे पहले यूरोप से आपको बता दें, यूरोप में साल के आखिर तक 90% रूसी तेल आयात प्रतिबंधित हो जाएगा। ईयू के सम्मेलन में नेताओं ने ये अहम निर्णय लिया है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने रूस पर नए प्रतिबंध के तहत साल के आखिर तक वहां से होने वाली तेल के आयात में 90% की कटौती का फैसला किया। यूक्रेन की मदद के लिए आयोजित सम्मेलन में युद्धग्रस्त देश को नए वित्तीय सहयोग देने पर भी चर्चा की गई। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख इहोर जोकोवा ने कहा कि रूस के खिलाफ ये कार्रवाई काफी नहीं है। यूके के प्रतिबंधों में समुद्र के जरिए लाए जाने वाले रूसी तेल भी शामिल होंगे, जबकि पाइपलाइन के जरिए आयातित ईंधन को फिलहाल छूट प्रदान की गई। ये एक सख्त फैसला था जिस पर आम सहमति के लिए हंगरी को तैयार करना कठिन था। यूरोपीय संघ परिषद के समझौते ने रूस में होने वाला 2/3 तेल आयात समाहित होगा। यूं ने कहा कि इस फैसले के बाद रूस से यूरोप में तेल का आयात 90% कम हो जाएगा। मिशेल ने कहा कि सम्मेलन में यूक्रेन को $9.7 अरब की मदद मुहैया कराने का फैसला किया गया। रूसी सेना ने शहर के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि खस्ताहाल शहर में अब भी 13,000 लोग मौजूद है। रूसी सेना की भीषण बमबारी जारी है। हालांकि यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना का पूरी क्षमता से मुकाबला कर रहे हैं। तो रूस से जो तेल की सप्लाई होती है उसे 90% तक खत्म करने की बात अब ईयू की ओर से कही गई है कि ईयू की ओर से 90% तक रूस से तेल की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध लगातार जारी है उसी बीच ये प्रतिबंध की एक और तैयारी इस समय ईयू की ओर से की जा रही है। इसी बीच रुक करेंगे एक और खबर चीन से है। चीन के 30 विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुस गए। आपको बता दें कि चीन की ये इस साल की दूसरी सबसे बड़ी घुसपैठ है। चीन ने ताइवान की हवाई रक्षा सीमा में इस साल दूसरी सबसे बड़ी घुसपैठ की। ताइवान ने रिपोर्ट किया कि उसकी हवाई सीमा में 30 चीनी जेट विमान घुस आए। इनमें 20 से अधिक लड़ाकू विमान थे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसे अपने विमानों को इकट्ठा किया और हवाई रक्षा मिसाइल तंत्र भी तैयार कर दिया है, जिससे चीन की ताजा गतिविधि को मॉनिटर किया जा सके। हाल ही के सालों में चीन ने ताइवान के रक्षा क्षेत्र में बड़ी संख्या में अपने विमान भेजने शुरू किए ताकि वो अपना असंतोष जाहिर कर सके और ताइवान के पुराने पड़ते लड़ाकू विमान के बेड़े पर दबाव डाला जा सके। ताइवानी जीवन पर चीन के आक्रमण का लगातार खतरा बना है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और जरूरी हुआ तो उस पर कब्जा करने का प्रण कर चुका है, चाहे बल का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। आपको बता दें कि घुसपैठ 23 जनवरी के बाद की सबसे बड़ी घुसपैठ थी। उस समय चीन के 39 विमान ताइवान के क्षेत्र में घुस गए थे। पिछले साल ताइवान ने अपने हवाई क्षेत्र में 969 घुसपैठ रिकॉर्ड की थी। ये 2020 की हवाई घुसपैठ से कहीं अधिक थी। 2020 में चीन की तरफ से 380 हवाई घुसपैठ हुई। तो चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। 30 के करीब चीनी विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में पहुंचे हैं, जिसके बाद ताइवान की ओर से भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। इस समय आपको बता दें आर्थिक सेहत बद से बदतर की ओर पाकिस्तान की जा रही है, जिसे लेकर कर्ज में डूबा हुआ है पाकिस्तान। और इसके अलावा खस्ता हालत की वजह से अब कोई दूसरा मुल्क भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीलंका ने आजादी के बाद का सबसे खराब आर्थिक दौर देखा है। हालात इतने खराब है कि वहां पर कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेने की जरूरत आ पड़ी है। वहां पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नई सरकार बन गई है, लेकिन अभी भी जमीन पर स्थिति कुछ खास नहीं बदली है। अब जो दौर श्रीलंका में देखने को मिल रहा है उसका ट्रेलर भारत के एक और पड़ोसी देश में देखने लगा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो इस समय खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, जहाँ पर महंगाई पिछले कई सालों से आम जनता का जीना दूभर कर रही है। पाकिस्तान की इस कंगाली के कई कारण माने जा रहे हैं। सबसे बड़ा तो ये कि वो चीन के कर्ज में डूब चुका है, जिससे पाकिस्तान को अब कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी ऐसी स्थिति आ गई है कि अब कोई दूसरा देश उसे कर्ज देने को तैयार नहीं। ऐसे में हर तरफ से पाकिस्तान चुनौतियों से घिरा हुआ है। उसका सबसे बड़ा डर इस समय ये है कि श्रीलंका की तरह कहीं उसे भी डिफॉल्टर घोषित न कर दिया जाए। इस समय पाकिस्तान में कई मिलिटेंट ग्रुप सक्रिय चल रही है। ऐसे में हालात अगर ज्यादा खराब हुए तो अराजकता भी फैल सकती है। आर्थिक हालात के बाद श्रीलंका की स्थिति क्या हुई ये सभी के सामने है और इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से श्रीलंका गुजरा, लेकिन इस समय पाकिस्तान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही होती हुई नजर आ रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कनाडा में बंदूकों की खरीद बिक्री पर लगाम लगाने को लेकर एक विधेयक पेश किया गया है। अमेरिकी स्कूलों में हाल की गोलीबारी से चिंतित होकर कनाडा की ओर से अब ये कदम उठाया गया है। अमेरिकी स्कूलों में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं से चिंतित कनाडा सरकार ने बंदूकों के स्वामित्व पर लगाम लगाने की तैयारी की।
कनाडा सरकार ने हैंडगन की बिक्री, खरीद और उसके आयात पर रोक लगाने के लिए विधेयक पेश किया। इस कानून से मैगजीन की क्षमता सीमित करने के साथ ही बंदूक जैसे दिखने वाले खिलौनों पर भी रोक लगेगी। प्रस्तावित कानून को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संवाददाताओं से कहा कि हाल ही में गोलीबारी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर ऐसा कानून बनाना जरूरी हो गया। उन्होंने कहा कि हैंडगन फ्रीज से केवल स्पोर्ट्स शूटर, ओलंपिक एथलीट और सुरक्षा गार्डों को छूट मिल सकती है। हाल ही के दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं, वहीं इस कानून को पास कराना कनाडा सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि विधेयक को पास कराने के लिए ट्रूडो सरकार के पास पर्याप्त संख्या नहीं। बता दें कि अमेरिका में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं सामने आती रहती है। पिछले महीने ही अमेरिका शहर पोर्टलैंड में गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई और 3 नाबालिग घायल हुए थे। इसके पहले अमेरिका में ईस्टर के मौके पर गोलीबारी की कई घटनाएं हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, कई लोगों के घायल होने की खबर भी थी। अमेरिका में बढ़ती गोलीबारी की घटनाओं को लेकर कनाडा ने इस पर लगाम लगाने की सोची। तो अमेरिका में जिस तरह से हाल ही में गोलीबारी की घटनाएं जो बढ़ी हैं, बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और आज ही स्कूल के सामने भी फायरिंग की घटना सामने आई है। उसके बाद अब कनाडा की ओर से ये विधेयक लाया गया है और ये विधेयक कब तक पारित होता है, हालांकि ये भी देखना होगा। लेकिन इसी के साथ अब रुख करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कई देशों के बाद अब भारत में भी मंकी पॉक्स वायरस का खतरा मंडराने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक कुल 23 देशों में इसके फैलने की पुष्टि की है। पहले कोरोना और अब देश पर मंकी पॉक्स वायरस का खतरा मंडराने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक कुल 23 देशों में इसके फैलने की पुष्टि की है। इनमें मंकी पॉक्स के अब तक करीब 257 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि लगभग 120 संदिग्ध मामले हैं। चिंता की बात यह है कि ये बीमारी उन देशों में ज्यादा फैल रही है जहां ये आमतौर पर नहीं पाई जाती। अगर मंकी पॉक्स वायरस बच्चों और रोगग्रस्त लोगों में फैलता है तो आगे चलकर विकराल रूप ले सकता है। मंकी पॉक्स चेचक की तरह होने वाला एक दुर्लभ वायरस संक्रमण है। ये पहली बार 1958 में अनुसंधान के लिए रखे गए बंदरों में खोजा गया था, क्योंकि एक बार बंदर के बीच ये बीमारी फैली थी, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। मानव में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में सामने आया था। मंकी पॉक्स चेचक की तुलना में कम संक्रामक है। इससे होने वाली दिक्कतें भी चेचक की अपेक्षा कम घातक हैं। इसके लक्षण 2 से 4 हफ्ते में दिखाई देने लगते हैं। हालांकि कुछ रोगी गंभीर भी हो सकते हैं। इसमें मृत्यु दर 1 से 10% तक हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। कोरोना के बाद से दुनिया अभी धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ ही रही है कि इसी बीच मंकी पॉक्स का एक नया खतरा है जो दुनिया पर मंडरा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को आज से शुरू कर दिया गया है। ट्रेन की शुरुआत बांग्लादेश और भारत के रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद से कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस और कोलकाता से कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस को 29 मई 2022 से चालू करने के बाद अब मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को आज से शुरू कर दिया गया है। इस ट्रेन की शुरुआत दोनों देशों बांग्लादेश और भारत के रेल मंत्रियों ने हरी झंडी दिखाकर की। आपको बता दें, इस ट्रेन के टिकट की बिक्री पहले से शुरू की जा चुकी है। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 13132 बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर बांग्लादेश के ढाका जाएगी। ये ट्रेन हर हफ्ते में 2 बार यानी शनिवार और रविवार को चलेगी। ये न्यू जलपाईगुड़ी से 11:45 पर चलेगी। इसके बाद ट्रेन हल्दीबाड़ी पहुंचेगी। इसके बाद चिल्हाटी से होकर बांग्लादेश के ढाका छावनी पहुंचेगी। वहीं वापस आने पर ये ट्रेन ढाका छावनी से चलकर न्यू जलपाईगुड़ी आएगी। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा, मिताली एक्सप्रेस दोनों देशों के बीच दोस्ती को बढ़ाने, रिश्ते को मजबूत करने और एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध हमारी साझा विरासत, हमारे साझा वर्तमान और हमारे साझा भविष्य पर आधारित हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए ये ट्रेन एक और है जो रवाना की गई है, मिताली एक्सप्रेस, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रुख करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि 1 जून यानी कि आज से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भारी कटौती हुई है। सिलेंडर आज से 135 रुपए सस्ता हो गया है। पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 135 रुपए की कटौती की है। कमर्शियल सिलेंडर यूज करने वालों को सरकार से बड़ी राहत मिली है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भारी कटौती हुई है। सिलेंडर अब 135 रुपए सस्ता हो गया है। पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 135 रुपए की कटौती की है, जिसके बाद सिलेंडर 135 रुपए सस्ता होकर दिल्ली में 2219 रुपए प्रति सिलेंडर के रेट पर मिलेगा। 19 किलो वाले कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 135 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी के बाद कोलकाता में सिलेंडर की दर 2322 रुपए, मुंबई में 2171 रुपए और चेन्नई में 2373 रुपए हो चुकी है।
हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अप्रैल और मई में बढ़ोतरी की जा चुकी है। मार्च में ही 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर दिल्ली में 2012 रुपए का था, वो अप्रैल में 2253 रुपए पर पहुंच गया था। वहीं 1 मई को इसकी कीमतों में 102 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। तो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए ये एक बड़ी राहत है। 135 रुपए की कटौती की गई है, लेकिन ये जो दाम है ये सिर्फ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर पर ही लागू होंगे, यानी कि घरेलू गैस सिलेंडर पर अभी कोई कटौती नहीं की गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्भगृह की आधारशिला रखी। इसके साथ ही राम मंदिर के लिए कई सालों से तराशे जा रहे पत्थरों का इस्तेमाल भी अब शुरू हो गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज से गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया। सीएम योगी ने आज गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली शिला रखी। इसके साथ ही 29 मई से शुरू हुआ सर्वदेव अनुष्ठान का समापन हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले 500 साल से देश के साधु संत राम मंदिर आंदोलन को चला रहे थे। उन सभी लोगों के दिल में खुशी मिली होगी। गर्भगृह का पहला पत्थर रख दिया है। गोरक्षनाथ पीठ की 3 पीढ़ी इस मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई थी। गर्भगृह का पहला पत्थर रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज से शिलाओं को रखने का काम तेजी से शुरू होगा। वो दिन दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर निर्माण अयोध्या में बनकर तैयार होगा। यह मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर बनेगा। आपको बता दें, अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में पत्थर तराशने का काम 1992 से चल रहा है। अभी तक मंदिर निर्माण के लिए पिलर्स पर नक्काशी का काम लगभग पूरा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य इस समय बड़े स्तर पर जारी है और बहुत जल्द राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, ये बात भी कही जा रही है। लेकिन ऐसे में ये एक बड़ा दिन भी आज, ऐतिहासिक दिन, क्योंकि राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला आज रखी गई है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। बॉलीवुड की जाने माने सिंगर केके की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने मामले में असामान्य मौत का केस दर्ज किया है, जिसके बाद से केके की मौत पर इस समय सस्पेंस बना हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की मौत की खबर से लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि मनोरंजन जगत की दुनिया से एक और दिल तोड़ने वाली खबर आ गई। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर केके की मंगलवार को अचानक मौत हो गई। डॉक्टर इसे कार्डियक अरेस्ट से मौत का मामला मान रहे थे, लेकिन पुलिस ने मामले में असामान्य मौत का केस दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक केके के चेहरे और सिर पर चोट के निशान हैं। कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन करने उस होटल में पहुंचे जहां पर कॉन्सर्ट के बाद केके रुके थे। केके के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झटका लगा है। केके का जाना फिल्म जगत, खास तौर पर म्यूजिक जगत के लिए एक ऐसा खालीपन है जिसे केके के अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता। केके ने हिंदी में 200 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली सहित कई अन्य भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए। केके के निधन पर फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों ने तो दुख जाहिर किया ही है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। कृष्ण कुमार कुन्नाद के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। बड़ा झटका लगा है। जाने माने बॉलीवुड सिंगर केके अब नहीं रहे हैं, और लेकिन उनकी मौत के बाद से ही उनकी मौत को लेकर इस समय रहस्य भी है जो बना हुआ है, जिसे लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। रुक करेंगे अगली खबर का। देश में मानसून के इस मौसम में पहले लगाए गए अनुमान से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी ने ये जानकारी दी है और अब लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। मानसून के इंतजार में बैठे देश के लोगों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने को लेकर कई हिस्सों में स्थिति अनुकूल बनी हुई है। खबर है कि पूर्वोत्तर राज्य में आज से बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने के आसार हैं। विभाग पहले ही बता चुका है कि इस बार मानसून में ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी की तरफ से बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और केरल, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के पूरे हिस्से में आगे बढ़ गया है। वहीं अरब सागर, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। आईएमडी ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान केरल और माहे और लक्षद्वीप में हल्की या मध्यम बारिश, वहीं कर्नाटक में हल्की और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है।
तो इस समय चिलचिलाती गर्मी के बीच मानसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह भी है कि एमडी के मुताबिक इस बार मानसून अनुमान से ज्यादा बारिश अनुमान से ज्यादा होने वाली है। रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक के दौरान चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होनी थी। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ बात जेजेपी की हो, बीजेपी की या फिर आम आदमी पार्टी की, तो तीनों ही पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। जहां जेजेपी ने नगर पालिका नगर परिषद के चेयरमैन पद पर सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, तो वहीं बीजेपी ने भी सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। ऐसे में बीजेपी हर तरह से इस चुनाव को जीतना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी अब रणनीति बनाने में भी जुट चुकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर पंचकुला में बैठक हुई है। सबसे पहले पंचकुला जिले की चुनाव समिति के साथ बैठक ली जा रही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में निकाय चुनाव को कैसे जीता जाए, इस पर भी लगातार मंथन हो रहा था। और साथ ही एक और बात अहम है कि आखिरकार बीजेपी किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारती है, इसको लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। तो निकाय चुनाव को लेकर इस समय बीजेपी की ओर से तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन तैयारियों को तेज कर दिया गया है और इसीलिए इस मंथन को लेकर ये बैठक भी बुलाई गई। खबर अब गुरुग्राम से आपको बताते हैं। दरअसल गुरुग्राम में एक पत्नी पर पति को पीटने के आरोप लगे हैं। एक पत्नी ने अपने पति को इतनी बुरी तरह से पीटा कि पति को अस्पताल में भी दाखिल करवाना पड़ा। आखिर पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखें। गुरुग्राम में एक पत्नी अपने ही पति की जान के दुश्मन बन गई। पत्नी ने पति को इतनी बुरी तरह से पीटा कि पति को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। घायल पति नरेंद्र का आरोप था कि पति ने अपने भाई समेत कई लोगों के साथ मिलकर उसकी जमकर धुनाई की थी। दरअसल पिछले 2 सालों से पत्नी अपने मायके थी। 2 साल बाद जब नरेंद्र की पत्नी अपने ससुराल पहुंची और ससुराल में आकर आरोप है कि उसने एक के बाद एक अपने पति पर हमला बोल दिया। तस्वीरों में दिख रहे पति को जमकर पीटा गया। जानकारी ये भी है कि पति पत्नी के बीच आपसी घरेलू विवाद था। पत्नी ने पति को पीट कर घर से बाहर तक निकाल दिया। आरोप तो ये भी है कि पत्नी ने पति को इतना मारा था कि पति के हाथ में फ्रैक्चर तक हो गया। पति का ये भी आरोप था कि पत्नी हमेशा उससे मारपीट किया करती थी। यही नहीं, गंभीर आरोप तो ये भी है कि पत्नी ने अपने ही 12 साल के बेटे को भी पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। घायल पति ने गुरुग्राम के पटोदी थाने में अब शिकायत दर्ज करवाई है। घायल पति नरेंद्र का ये भी कहना था कि उसकी पत्नी का भाई पुलिस में है, इसलिए उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। लेकिन इस मामले में अभी एक पक्ष ही सामने आया है। तो ये मामला इतना बढ़ गया और पत्नी ने पति की पिटाई करवा दी, जिसके बाद पति को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। कई तरह के आरोप इस मामले में लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल से खबर आपको बता दें। दरअसल हिमाचल के मंडी जिले के सिविल अस्पताल सुंदर नगर में उपचार करवाने आई एक बुजुर्ग महिला को महिला डॉक्टर की ओर से एक के बाद एक थप्पड़ जड़ने का आरोप लगा है। आखिर पूरा मामला क्या था, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। क्या एक डॉक्टर मरीज का इलाज करने की बजाय उसकी पिटाई कर सकता है? मंडी जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे पहले कि मरीज, महिला और साथ आए परिजन कुछ समझ पाते, डॉक्टर ने मरीज को एक के बाद एक 3 थप्पड़ जड़ दिए। इसका कारण पूछने पर डॉक्टर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। घटना से अचंभित परिजन पेट दर्द से कराह रही मरीज की नाजुक हालत को देखते हुए उसे उपचार के लिए भी श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक ले गए, जहां महिला का उपचार जारी है। अस्पताल मैनेजमेंट की ओर से कोई भी कार्रवाई न होने पर पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भेजी गई थी। अस्पताल मैनेजमेंट ने 1100 नंबर से मिले निर्देशों के तहत मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में सिविल अस्पताल के प्रभारी और एसएमओ डॉक्टर चमन सिंह ठाकुर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। अब जिस महिला डॉक्टर पर आरोप लगे हैं वो छुट्टी पर है और फोन भी स्विच ऑफ है। मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही गई है। अब निष्पक्ष जांच कितनी होती है और क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो एक बुजुर्ग महिला अस्पताल में दर्द से कराह रही थी और इसीलिए सिर्फ उसे थप्पड़ मारे गए। ये मामला फिलहाल सामने आया है, लेकिन आखिर इस मामले में जांच की बात भी कही जा रही है और उसके बाद क्या पूरा मामला निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। लेकिन इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। राम बाजार के सामने चाय की दुकान में आग लग गई। चाय बनाने के चूल्हे के सिलेंडर का पाइप लीक होने से एकाएक आग लग गई और आग लगने से दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। चमेली पुल के पास राम बाजार के सामने एक टी स्टॉल में अचानक आग लग गई।
आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोग आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़े। आग की लपटें देखकर लोगों ने दमकल को फोन किया। साथ ही आग बुझाने के यंत्र से स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुकान मालिक के रिश्तेदार ओम प्रकाश चावला ने बताया कि चाय बनाने के लिए जैसे ही गैस को जलाया, उसी वक्त गैस पाइप में आग लग गई। दरअसल गैस सिलेंडर का पाइप लीक होने की वजह से आग लगी। शोर मचाने के बाद बाजार वालों ने राम बाजार में रखे आग बुझाने वाले सिलेंडर्स में आग पर काबू पाया। ये अचानक चाय बनाते हुए एकदम पाइप में आग लगी, तो काफ़ी मतलब आग फैल गई एकदम। ये है कि सिलेंडर नहीं फटा, इससे बचाव हो गया, नहीं तो जान माल का नुकसान, माल तो बहुत नुकसान हुआ, पर ये है कि जान बच गई। सूचना मिलने के बाद कैंट थाना सदर के एसएचओ मौके पर पहुंचे। एसएचओ ने बताया कि सिलेंडर का पाइप लीक होने से आग लगी। अगर राम बाजार के लोगों ने आग बुझाने वाले सिलेंडर से आग नहीं बुझाई होती तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। और इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।